देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। हमारा बहुत ऑनर है कि नरेंद्र मोदी जी से हम मिले आज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिलना एक सौभाग्य की बात है। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। इनको इनका साथ देना है। अभी भी जो ये पार्टी से निकाला, घर से निकाला, सब गलत बोल रहे हैं। ये लोग पूरा ड्रामा रच रहे हैं। दो 200% तैयार है। दिल्ली के डॉक्टर्स स्टाफ सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जी हाँ, प्यार, परिवार और बहिष्कार, फैमिली फाइट, इलेक्शन हो गया साफ टाइट। चुनावी चक्रव्यूह में परिवार। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज एक्शन, इमोशन, सस्पेंस और राजनीतिक एक्शन से भरपूर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी लालू फैमिली है। क्योंकि जिस सामाजिक न्याय के नाम पर लालू प्रसाद यादव सत्ता की सीढ़ियां चढ़े, छात्र नेता से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक बने, वही सामाजिक न्याय उनकी फैमिली में बिग फाइट की वजह बन चुका है। सामाजिक न्याय के नाम पर लालू फैमिली में चल रही बिग फाइट राजनीति की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर स्टोरी बन गई है। इस स्टोरी में लालू परिवार के लिए विलन के किरदार में कोई और नहीं, उनके सुपुत्र हैं आरजेडी के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त याद है खुद को हीरो बताने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि उनकी पायलट की ट्रेनिंग देश के काम आ सकती है। पायलट तेज प्रताप यादव, दरअसल उनके पिता ने सामाजिक न्याय, कथित सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों का हवाला देकर उनके करियर की, पायलट तेज प्रताप के करियर की क्रैश लैंडिंग करा दी है। सबसे पहले बात आज इसी की, प्यार, परिवार और बहिष्कार। उसके घर में घुस के मारेंगे हम। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। इनको इनका साथ देना है। अभी भी जो ये पार्टी से निकाला, घर से निकाला, सब गलत बोल रहे हैं। ये लोग पूरा ड्रामा रच रहे हैं। कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए। बिहार की जनता को और मीडिया को विभ्रमित कर रहे हैं। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसलिए निकाले। अगर हम लोगों ने परोसना शुरू किया तो कुछ लोग मुंह नहीं दिखाई पाएंगे। जो अपने परिवार को एक ना रखता है, तो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं। एक होती है राजनीतिक की जो तुच्छ भावना है, वो राजनीतिक तुच्छ भावना से सब कर रहे हैं। तो कैसा है, पार्टी भी उन्हीं की, परिवार भी उनका। अब अगर परिवार की पार्टी है तो उस परिवार की पार्टी में कौन पार्टी में रहेगा, कौन परिवार में रहेगा, इसी उन्हीं को ही तय करना होगा। तेज प्रताप यादव को अपने अनैतिक आचरण की सजा मिली। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। और जो वो पूछना ताछना हो तेज प्रताप से पूछा जाए। सब पायलट बेटे के करियर की क्रैश लैंडिंग करा दी पिताजी ने। बवाल छेड़ा हुआ है। अभी जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाले साहब,
बिहार में कुछ ही वक्त में चुनाव है, सर पर है चुनाव। ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई। इसी को लेकर लालू परिवार से लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त महाभारत छिड़ी हुई। ये वो तस्वीर। खबर समझने और देखने से पहले ये जहन में रखिएगा, बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। परिवार में फाइट, इलेक्शन हो गया टाइट। प्यार, परिवार और बहिष्कार की पूरी कहानी आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनावों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव सर पर है, इसलिए तुरंत एक्शन ले लिया। तुरंत तेज प्रताप की लव स्टोरी पब्लिक होते ही उन्हें पार्टी और परिवार से दूर कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, पायलट बेटे की क्रैश लैंडिंग, करियर की क्रैश लैंडिंग पिताजी ने करा दी। देखिए, गर्लफ्रेंड के साथ तेज प्रताप की तस्वीर वायरल होने के बाद लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए, तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी ऑफिस आने पर भी रोक लगा दी तेज प्रताप की। यहां तक कि घर में भी बताया जा रहा है एंट्री बैन कर दी गई है। साहब, तेज प्रताप के खिलाफ इस कड़ी कार्रवाई पर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं वो मैं पूछूंगा। सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि लालू का सामाजिक न्याय ये है या चुनावों को देखते हुए ये पॉलिटिकल स्टंट है, पारिवारिक नौटंकी है। कुछ लोग ये विरोधी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने पर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा साहब कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़ी बड़ी बात उन्होंने की। सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, बेटे पर एक्शन ले लिया। इसलिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना जरूरी है और निकाला जाता है। दूसरी ओर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या, जिनके साथ अभी उनका केस चल रहा है डिवोर्स का, जिनके साथ तेज प्रताप के तलाक का केस चल रहा है, उन्होंने कहा है साहब कि सामाजिक न्याय के नाम पर तेज प्रताप को पार्टी से निकालना लालू फैमिली की पारिवारिक नौटंकी है। ऐश्वर्या ने खुला पूछा कि गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर आने पर तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकालने वाला ये सामाजिक न्याय तब कहां था जब 2019 में उन्हें शादी के 1 साल बाद ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? तब लालू प्रसाद यादव जी का ये सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य कहां चले गए थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी के, ये वो तस्वीर उनकी है, वो आज मीडिया के सामने आई। वो भावुक हुई, उनकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, मीडिया के सामने आई। वो कह रही मेरी क्या गलती है, 12 साल से तुम्हारा कुछ था तो फिर मेरे से 2018 में शादी क्यों की? वो बेटी पूछ रही है बिहार की। कुछ लोग कह रहे हैं साहब बिहार की बेटी को इंसाफ मिलेगा या बिहार के लोग इस बार जवाब देंगे लालू परिवार को? बेटी ने, बिहार की बेटी ऐश्वर्या, इन्होंने आरोप लगाया कि लालू फैमिली में कोई अलग नहीं हुआ है, यह पूरा ड्रामा चल रहा है लालू फैमिली का। इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट 6 महीने के अंदर बिहार में होने वाले चुनावों को देखते हुए लिखी गई है, ये ऐश्वर्या कह रही हैं, जो पत्नी है, क्योंकि अभी लीगल केस चल रहा है तलाक का। ऐश्वर्या ने लालू प्रसाद यादव से भी सवाल पूछ लिया साहब कि अगर गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वायरल होना सामाजिक न्याय के खिलाफ है तो क्या घर में बहू की पिटाई लालू फैमिली का सामाजिक न्याय है? वैसे अच्छा बीच में तस्वीर बताते हो, मालदीव में भी नजर आए वो जो तस्वीर आप देख रहे थे तेज प्रताप। बहरहाल आगे बढ़िए। ऐश्वर्या ने सबसे बड़ा आरोप तो यह लगा दिया साहब कि जिस लड़की के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हैं उसके साथ अफेयर के बारे में लालू फैमिली को 12 साल से, यानी कि उनकी शादी से पहले पता था। यही बात तेज प्रताप यादव भी कह चुके हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके सर पर चढ़कर शादी करा दी गई। इसलिए मतलब तेज प्रताप भी ये मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि मेरा 12 साल से अफेयर था या 12 साल से मैं था रिश्ते में, तो शादी फिर क्यों की थी ऐश्वर्या से? यही बिहार की बेटी ऐश्वर्या पूछ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परिवार की बहू ऐश्वर्या सवाल पूछ रही है कि अगर उनके बेटे का पहले से अफेयर था, रिश्ता था, तो उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं साहब, क्या ये सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं है जब उन्हें पीट पीट कर, धक्के मारकर घर से बाहर निकाला गया? ऐश्वर्या ने तो राबड़ी देवी पर यह आरोप लगाया कि मेरे बाल खींचे, मुझे पीटा। ये सब
लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय तब कहां था? वही लालू फैमिली अब कह रही है साहब कि तेज प्रताप को पार्टी परिवार के निकालने के फैसले पर वो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। सुनिए। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से पता चला रिलेशन, इसकी जानकारी थी? उनसे पूछिए, जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था? उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब सवाल तो है, सामाजिक न्याय की बड़ी चिंता हो रही है लालू प्रसाद यादव की। बेटी पूछ रही बिहार की, जब उन्हें मारा गया, पीटा गया, तब कहां था लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य? देखिए, वैसे एक चीज समझिए, तेज प्रताप केस में बहुत से लोगों को यह समझना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा हो क्या गया, इतना क्या बवाल हो गया कि पार्टी से बेदखल 6 साल, पार्टी ऑफिस में नहीं आना, परिवार से ऐसा क्या हो गया? मतलब एक गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें सामने आने में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने घर से भी निकाला, पार्टी से भी निकाला? दूसरी ओर तेज प्रताप पर कार्रवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, संस्कार और बड़ी बड़ी बातें की। और लालू के इन्हीं भारी भरकम, अच्छा ये वो पोस्ट भी आ गया, इन्हीं के लालू प्रसाद यादव के इन्हीं भारी भरकम शब्दों की वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं साहब। जब राबड़ी देवी पर तेज प्रताप की पत्नी को बाल पकड़कर घसीटने मारने के आरोप खुद ऐश्वर्या ने लगाए, तेज प्रताप की पत्नी ने लगाए, तब लालू जी का सामाजिक न्याय, पारिवारिक मूल्य, संस्कार कहां थे? यह तो ऐश्वर्या पूछ रही है, बीजेपी भी पूछ रही है साहब। जब शाहबुद्दीन जैसे हत्यारे को लालू ने पार्टी से पाला पोसा, तब उनका सामाजिक न्याय, संस्कार कहां थे? अब यह पूरा मामला राजनीतिक हो गया साहब और पूछे जा रहे हैं। बल्कि ये तो बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने सवाल पूछा, ये उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी मीसा की शादी में बिहार के शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी, तब सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, संस्कार कहां चले गए थे? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। हमें नहीं पता ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ कि मीसा जी की शादी में शोरूम से गाड़ियां उठवाई गई, ये बीजेपी ने दावा किया, यह आरोप लगाया, पूछा कि सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, संस्कार, बड़ी बड़ी बातें, तो मीसा जी की शादी में बिहार के शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी, तब सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, संस्कार कहां गए थे? यह सवाल बीजेपी ने पूछा है। जब आरजेडी के नेताओं पर कई तरह के रेप से लेकर हत्या के आरोप लगे, तब लालू जी का सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य, संस्कार कहां गए थे? अब अचानक से क्या यह चुनावों की वजह से हो रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव की फैमिली की इस बिग फाइट की वजह बना, मैं अब आपको बताता हूं, तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट। यह पोस्ट उनके अकाउंट से कल शाम 4 बजे हुआ था। पूरी कहानी, ये मालदीव वाली तस्वीरें, जो पोस्ट था वो भी अभी आएगा, वो आप देखेंगे। ये मालदीव में बताया जा रहा है कि मालदीव में है, वहां पर किसके साथ है इसको लेकर अलग से कुछ चर्चा है। जीतन राम मांझी कोई सिन्हा करके बता रहे हैं कि उनके साथ है। बहरहाल, इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव जिस लड़की के साथ दिखाई दिए, उनका नाम है अनुष्का यादव। ये वो पोस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये तस्वीर किसी और ने नहीं, इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि उनके साथ जो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, उनका नाम अनुष्का यादव है। तेज प्रताप ने यह लिखा कि हम पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं, हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ये बात आप लोगों से कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझेंगे। ये पोस्ट था बवालिया। हालांकि वैसे बता दें, इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करके कहा कि उनका एक्स पर सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था, हैक हो गया था, हैक, ये कहा तेज प्रताप यादव ने। और ये पोस्ट उन्होंने नहीं डाली है, यानी कि शाम 6, अच्छा हाँ, ये 2 पोस्ट आ गया। देखिए, पहला पोस्ट उन्होंने डाला कि मैं 12 साल से रिश्ते में हूं, प्यार करता हूं, ये सारी चीजें। अनुष्का अभी तो पहली पत्नी के साथ, पहले अभी केस चल ही रहा है, पेंडिंग है, वो तो मामला अभी थोड़ी ना अलग हुए।
तो इसलिए ऐश्वर्या भी सामने आई। लेकिन फिर ये पोस्ट डिलीट हुआ, फिर उन्होंने, तेज प्रताप यादव ने दूसरा पोस्ट डाला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। यानी शाम 6 बजे जिस पोस्ट में कहा गया था कि तेज प्रताप 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो पोस्ट दुनिया के सामने 12 घंटे भी नहीं टिक पाया और रात 11 बजे तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से रिलेशनशिप की बात से किनारा कर लिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इसी के बाद सवाल उठे, अब सुनिए, कि अगर तेज प्रताप का सोशल मीडिया हैंडल वाकई हैक हुआ और इस रिश्ते, इस कहानी में कोई दम नहीं है, तो उन्होंने पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई? और अगर सोशल मीडिया हैक हुआ तो लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? देखिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं उनका अकाउंट हैक हुआ, तो लालू जी ने पार्टी से क्यों निकाल दिया फिर? यानी कि तस्वीरें सच हैं। यह सवाल जितना चौंकाने वाला है उतना ही चौंकाने वाला अखिलेश यादव जी का भी एक पोस्ट आ गया, वो भी डिलीट कर दिया उन्होंने। अखिलेश यादव जी ने तेज प्रताप यादव का साथ देते हुए पोस्ट किया कि यह चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक करके उनकी तस्वीरों के साथ झूठी सामग्री प्रकाशित की गई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। अगर ऐसी ही हैकिंग होती रही तो कोई इसका बेहद गंभीर और संवेदनशील दुरुपयोग भी कर सकता है। या तो इस सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या कोई गलत व्यक्ति अपना आत्म प्रचार के लिए इस तरह से कर रहा है, अखिलेश यादव जी ने लिखा। लेकिन लालू जी ने तो एक्शन ले लिया अपने बेटे पर। इसी के बाद हुआ यह कि अखिलेश यादव भी अपना पोस्ट डिलीट करके मामले से गायब हो गए। उन्होंने भी डिलीट कर दिया पोस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि तस्वीरें हैं, तभी तो लालू प्रसाद यादव जी ने एक्शन लिया। दूसरी ओर तेज प्रताप के इस पोस्ट के बाद बिहार में राजनीतिक महाभारत छिड़ गई है साहब। आ जा रहा है बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी के साथ जो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने किया, बिहार की जनता बिहार के विधानसभा चुनावों में बदला लेगी। कुछ बीजेपी के नेता तो सिंदूर से जोड़ रहे हैं कि सिंदूर का बदला तो मोदी जी ने ले लिया, बिहार की बेटी ऐश्वर्या के आंसुओं का बदला बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर लेगी। इसी मतलब ये भी तो बेटी है ना, बिहार की बेटी ऐश्वर्या। इसी महाभारत में तेज प्रताप यादव से ज्यादा निशाने पर लालू फैमिली थी। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के बाद उनकी बहू ऐश्वर्या की 6 साल पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा। बड़े सारे वीडियोस आने लगे। लगा कि साहब ये वीडियो कौन लीक कर रहा है, जिसमें वो, अच्छा वो आ गया तस्वीर, जिसमें वो लालू परिवार के घर से रोती हुई दिखाई दे रही हैं, निकलती हुई। उनके साथ परिवार का सदस्य तो दूर, लालू फैमिली के लिए काम करने वाला कर्मचारी भी साथ नहीं था। तब ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था साहब कि राबड़ी देवी ने उन्हें पीट पीट कर घर से निकाला है। देखिए, मामला जो है पूरी तरह से पारिवारिक है, हमको कोई मतलब नहीं है, ये परिवार का मामला है। लेकिन क्योंकि बीजेपी और अब पार्टी से निष्कासन हुआ है, निष्कासन मतलब पार्टी से निकाला गया 6 साल के लिए, इसलिए बीजेपी और जेडीयू इस मामले को पॉलिटिकल रंग दे रही है। देखिए, एक और लालू फैमिली पर ऐश्वर्या गंभीर आरोप लगा रही है, दूसरी ओर उन पर अनुष्का यादव को भी बदनाम करने के आरोप लग रहे हैं। ये भी सुनिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू परिवार ने कहा है कि तेज प्रताप को फंसाने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। पहले ऐश्वर्या के साथ जो हुआ, अब जो अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीर डाली गई तेज प्रताप यादव द्वारा, अनुष्का यादव पर भी हमला किया जा रहा है कि ट्रैप का इस्तेमाल हुआ, माइंड हाईजैक कर लिया गया। बीजेपी ने कहा कि लालू फैमिली की ऐसी बातें महिलाओं के आत्मसम्मान के खिलाफ है। सुनिए। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। भले निर्णय के बाबत भी अगर कोई इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है तो मैं एक बार खबरदार कर देना चाहता हूं। अगर हम लोगों ने परोसना शुरू किया तो कुछ लोग मुंह नहीं दिखाई पाएंगे। देखिए, अब हो ये रहा है कि साहब अनुष्का के साथ तेज प्रताप की ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब उनकी एक और गर्लफ्रेंड की चर्चा भी शुरू हो गई है। हमें नहीं पता है साहब, मतलब कोई सिन्हा बताया जा रहा है, बताई जा रही हैं सिन्हा, जिसको लेकर कि हम नहीं कह रहे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोट अनकोट सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद कर दे। नाम नहीं लिया जा रहा है, जिंदगी भी बर्बाद करवा दे। लेकिन बड़ा सवाल यह है साहब कि घर और पार्टी के बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे? अब यह सवाल है ना, तेज प्रताप यादव को पार्टी से, परिवार से बेदखल, सर पर हैं चुनाव,
वैसे तेज प्रताप यादव को करीब से जानने वालों का कहना है कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी बना सकते हैं और दूसरी पार्टी से गठजोड़ भी शायद कर सकते हैं साहब, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने में गुरेज नहीं किया। मैं बताऊं आपको, 2019 की बात है, 2019 में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपनी पार्टी आरजेडी को चुनौती दी थी। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर अपने 3 समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया था। बगावती रहे हैं साहब तेज प्रताप, आरजेडी को चुनौती दी थी। 2020 के विधानसभा चुनावों में अपने समर्थकों को टिकट के लिए लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाया। और सुनिए 21 में क्या हुआ। 2021 में तो तेजस्वी से अनबन होने, अपने छोटे भाई से अनबन होने पर आरजेडी के ही खिलाफ जनशक्ति यात्रा निकाल दी। अप्रैल 2022 में तेज प्रताप ने आरजेडी से इस्तीफे की धमकी दी थी। अनुष्का के भाई आकाश के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह से भिड़ गए थे तेज प्रताप यादव। तो मतलब क्या अलग पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? फिलहाल तेज प्रताप यादव बिहार में हैं, विदेश में हैं, ये स्पष्ट तौर पर हमें नहीं पता, लेकिन पिछले बताया गया कि 17 से 23 मई तक वो मालदीव की यात्रा पर थे। ये वो तस्वीर भी आई जिसके लिए उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से इजाजत मिली थी। तेज प्रताप यादव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो मालदीव में एक जगह ध्यान वाली मुद्रा में है, मालदीव में ध्यान कर रहे हैं। तेज प्रताप पर एक्शन के बारे में जब लालू परिवार से पूछा गया तब लालू और राबड़ी चुप रहे, लेकिन मीसा भारती ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जबकि बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा साहब कि राजनीतिक जीवन में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, नेताओं को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुनिए। एक मिनट में एक तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें। ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद में रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, इससे पहले भी प्रधानमंत्री भुज पहुंचे थे, वहां पर संबोधित भी किया था, रोड शो किया था। सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहां पर शामिल हुआ था। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें। और आज का दिन भी बेहद खास है, 26 तारीख है आज। ये वही 26 मई है जब आज से 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। 26 मई 2014 से 26 मई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में ये भव्य रोड शो, तिरंगा हर तरफ आपको नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं और अहमदाबाद में उनका ये रोड शो। Prime Minister Modi is the boss. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. भारत का जो ग्रोथ है इकोनॉमिकल वो सब्सटेंशियल हो रहा है और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है। भारत चौथे पायदान पर पहुंच गया। पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। मजाक बना दिया है भारत की जनता पार्टी ने इस सरकार का अर्थव्यवस्था का, लेकिन वो आंकड़े सही नहीं। नीति आयोग जिस बात को कह रहा है
देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा और भुज में रोड शो के लिए पहुंचे तो ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, आज की बहुत बड़ी खबर ये है, ये रोड शो उस यात्रा का भी प्रतीक था जो 11 साल पहले आज ही के दिन दिल्ली से शुरू हुई थी। यूपीए सरकार को हराकर नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने साहब। और यह यात्रा भारत के लिए कितनी सफल रही, इसके दो सबसे बड़े उदाहरण दुनिया के सामने हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, ऑपरेशन सिंदूर जिससे भारत की सैन्य ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और दूसरा सबसे बड़ी तस्वीर भारत की आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरना। आपकी जानकारी के लिए कल ही खबर आई थी कि भारत दुनिया का आर्थिक पावर हाउस कहे जाने वाले जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देखिए, जब भारत के आगे सिर्फ अब अमेरिका, चीन, जर्मनी है, भारत चौथे नंबर पर आ चुका है साहब। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ नीति आयोग नहीं बल्कि IMF समेत दुनिया की कई बड़ी आर्थिक संस्थाएं मान रही हैं कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के अंदर ही मोदी की गारंटी तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी हो जाएगी 2028 तक। 2028 तक देश को भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खुशखबरी कब मिली है? जब तक आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में कहा है कि आज भारत आत्मविश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। जी हां, देखिए, इस चीज को भी समझना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आज जो है वो 4019वां दिन है। अगर आप 11 साल को अगर जोड़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा 4019वां दिन। अब साहब, इस 4019 दिनों में 1148 तो वीकेंड्स थे, 1148, 122 हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, और 2747 कामकाजी दिन शामिल हैं। 26 मई 2025 आज, 26 मई 2014 तब, 11 साल, 4019 दिन। मोदी ने इन 4019 दिनों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 4019 दिनों के कार्यकाल की शुरुआत 11 साल पहले आज के दिन हुई थी। 26 मई 2014 वो तारीख, तस्वीरें आपके सामने, आज की दो तस्वीरें जब मोदी भारत के नीति नियंता बने। 11 सालों में मोदी ने देश की नीति बदली, नजरिया बदला साहब, राजनीति बदली, वर्क कल्चर बदला। 26 मई 2014 को मोदी, वो तस्वीर देखिए, आप देख रहे हैं, हल्के पीले रंग के कुर्ते में बंडी और शपथ ली थी। जब मोदी के चेहरे पर अब देखेंगे जो आत्मविश्वास था, आज वो आत्मविश्वास 11 साल राजनीतिक अनुभव और अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़ा है। मोदी का पहला राजनीतिक मिशन ऑपरेशन स्वच्छता था। स्वच्छता, ये वो तस्वीर भी हम निकाल कर लेकर आए। स्वच्छता 2014 में मोदी ने भारत में गंदगी मिटाने के लिए झाड़ू उठाई थी। मिशन स्वच्छता से सिंदूर तक, स्वच्छता 2014, 2025 सिंदूर तक पहुंच चुका है यह सफर, जहां भारत आतंकवाद की गंदगी ब्रह्मोस से स्वच्छ कर रहा है। देखिए, मोदी के कार्यकाल में इन 4019 दिनों या कई 11 साल में भारत ने क्या पाया, ये मैं कुछ आंकड़ों के जरिए आज आपको बताऊंगा। देखिए, मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में कहां पर थी? नंबर 10। आज 11 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, चौथी। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारतीय अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी। आज डबल, $4 ट्रिलियन को पार कर चुके हैं हम, 2 से 4। 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए, आज 1,88,000। 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 3 लाख अरब डॉलर। 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार डबल से ज्यादा, 6,85,000 अरब डॉलर। 2014 में देश में कुल 5 करोड़ करदाता थे, अब भारत में 9 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स देते हैं। टैक्स नेट बढ़ा है। 2014 में भारत का सेंसेक्स 21,000 के आसपास था, अब सेंसेक्स 82,000 के पास, 4 गुना। 2014 में भारत की बहुआयामी गरीबी दर 29% थी, जब अब घटकर 11% पर आ चुकी है। 2014 में सिर्फ 39% लोगों के घरों में शौचालय था, 39%, 100% घरों में शौचालय। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 350 स्टार्टअप थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, 350 स्टार्टअप थे। अब जानते हैं कितने? आंकड़ा पढ़िए आप, दिमाग घूम जाएगा। 1,61,000 स्टार्टअप भारत में। 2014 में भारत में 77 लाख विदेशी पर्यटक आए। 2024-25 में 192 लाख
विदेशी पर्यटक भारत जो है वो आ चुके हैं। देखिए 11 साल की इसी उपलब्धि का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान से भी सवाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा। क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए इसको समझिए आप कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को पहचान मिली है, बदली है। अब दुनिया भारत को बड़े फैसले, कड़े फैसले वाले देश के रूप में जानती है। दुनिया में अभी तक सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि देश पर हमले का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद या दुनिया के किसी भी कोने तक जाएंगे। एक देश था अमेरिका, जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 अटैक के बाद कहा था कि आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में हो वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा देश है भारत साहब, जिसने 22 अप्रैल को एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिए, खींच दिए पहलगाम नरसंहार के बाद कि हम दुनिया के आखिरी छोर तक आतंकवादियों को ढूंढेंगे, उन्हें कल्पना से परे सजा देंगे और दी भी। ये देश ही नहीं, दुनिया मानती है कि मोदी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना और डंके की चोट पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठोकना किसी और सरकार के बस की बात थी ही नहीं। बहुत तुलना की जा रही कि मोदी ना होते, मनमोहन होते या कोई और प्रधानमंत्री होते तो क्या ये सब हो पाता। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा मोदी कई बड़े और कड़े फैसले ले चुके हैं। 11 साल, जिन 11 सालों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन पर हाथ रखने से भी देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां कांपती थी, हाथ कांपते थे। 370 भूल जाइए, राम मंदिर भूल जाइए। मोदी के कार्यकाल में देश में पहली बार नोटबंदी हुई। सोचिए, नोटबंदी। पहली बार पीओके में घुसकर स्ट्राइक हुई। पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत दिखाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। पहली बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौते को रोका गया। पहली बार देश की मुस्लिम बेटियों को ट्रिपल तलाक के बिद्दत से मुक्ति मिली। पहली बार नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम पीड़ितों को नागरिकता मिली। और सबसे बड़ा, 497 वर्षों के संघर्ष के बाद मोदी सरकार में ही राम मंदिर निर्माण हुआ ना। देखिए, नया भारत है, जो कहता है करके दिखाता है। पहलगाम के बाद मोदी ने भी कहा था साहब कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इसी का जश्न आज गुजरात में दिखा। वडोदरा में दिखाई वो तस्वीरें, आज जो प्रधानमंत्री वहां पर गए जब रोड शो हो रहा था, ये वो तस्वीरें। वडोदरा में सिंदूर सम्मान यात्रा में उमड़ी भीड़ ने साफ संदेश दिया कि यह नया भारत है। अब पाकिस्तान की किसी हरकत को बर्दाश्त करने का वक्त अब नहीं है साहब। अब सिर्फ एक्शन होगा, और वो भी ऐसा कि दोबारा किसी हरकत के लायक पाकिस्तान बचेगा नहीं। गुजरात में ऐसा गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात से पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया। मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में तबाह पाकिस्तान की बदहाली का जिक्र किया, फिर एक नसीहत दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी वक्त है, सुधर जाओ। अच्छा, ये देखिए सिंदूर, ये वो तस्वीरें भी दिखाना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वहां महिलाएं पहुंची और ये सिंदूर वो लगा रही थी, वो महिलाएं को वो समझ रही है। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द पाकिस्तान के लिए कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सुख चैन की जिंदगी चाहिए तो रोटी खाओ, वरना भारत की गोली तो है ही। सुनिए। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। देखिए, पाकिस्तानियों को कहा रोटी खाओ वरना गोली तो है ही, सुधर जाओ साहब। देखिए, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश भर में जश्न के साथ तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस बीच आज की एक और बड़ी तस्वीर ये देखिए आपके सामने। गुजरात के वडोदरा में आज सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे। 1 किलोमीटर लंबी सिंदूर सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात क्या रही? सबसे बड़ी हिस्सेदारी एक तो महिलाओं की थी। यात्रा के दौरान मौजूद महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती दिखी। इस पूरी यात्रा के दौरान हर तरफ से भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। यात्रा में मौजूद भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो पुष्प वर्षा कर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए धन्यवाद देती दिखी। और इसी भीड़ में ये देखिए आप, वो तस्वीर भी है, इसी भीड़ में देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उनके रोड शो में शामिल होने के लिए आया। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, उनकी एक झलक पाने, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए, जिसने मोदी का स्वागत किया, फूल बरसाए। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम का अभिवादन करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के माता, ये पूरा परिवार वहां पर, माता पिता के साथ उनकी बहन और भाई भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, ये आप देखेंगे, ऐसे हैंडवेव किया, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का अभिवादन स्वीकार किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने इस मौके को गर्व का पल बताया है। सुनना चाहिए आज पूरे देश को। सारी जो विमेन है उसको मोदी जी ने एक ह्यूमन चेन की तरह जोड़ दिया है। सारी फीमेल को एक ही कड़ी में पिरो दिया है, चाहे वो सेना में जाए, चाहे फिर वो राइफल उड़ाए, या फिर एक पेड़ लगाएं, या फिर डॉक्टर बने, या किसान का काम करें, या घर में बैठ के कोई लेडी काम करती है। हम सब एक ही माला के जो है अलग अलग पहलू है, और ये यूनिटी का एक बहुत बड़ा संदेश है। और मोदी जी ने वुमेन को जो इतने नारी सशक्तिकरण को इतने आगे बढ़ा के इतना बड़ा संदेश जो दुनिया को दे दिया है कि हम जो नारी हैं वो किसी से कम नहीं है, और इस चीज़ को मैं सैल्यूट करती हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस रोड शो का पार्ट थी और मोदी जी को सामने से देखा, उनका जो ऑरा था, उनकी जो रोशनी थी, फेस में जो तेज था, वो देखने के काबिल था। तो रोड शो में देखा, आज जो हमने देखा, हज़ारों महिलाएं वहाँ थी। मेरे ख्याल शायद 30-40 ज़्यादा होंगी। तो देखने में यह है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं वो सिंदूर लगा के लाल साड़ी में आज वहाँ पर थी। इट्स अ प्राउड मोमेंट कि औरतों ने इतना पार्टिसिपेट किया है, और जो महिला सशक्तिकरण हुआ है मोदी जी के टाइम पे, जो उन्होंने मौके दिए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि 50% तो हमारे देश में महिलाएं हैं, और जब तक वो ऊपर इक्वल नहीं आती है मर्दों के, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और अब आपको सावधान करने वाली खबर, क्या वाकई कोरोना आ रहा है? घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए, न तो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। इंक्रीज हुआ है कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। 200% तैयार है, दिल्ली के डॉक्टर्स सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है, और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है। ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। कभी कभी तो इस खबर को पढ़ने में भी डर लगता है। देश में एक बार फिर कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं साहब। ये सवाल पूछा जा रहा है साहब कि क्या कोरोना की नई लहर आने वाली है क्या? साल 2025 में पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या, अभी जो हमारे पास जानकारी है, 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। तभी हमको लगा कि ये खबर बतानी चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए। 1000 का आंकड़ा पार हो गया है। एक्टिव केसेस की संख्या देश में 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड के जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं वो आपके सामने हैं। उनके मुताबिक भारत में कोरोना के टोटल एक्टिव केसेस 1009 पहुंच गए हैं। 1009। 752 केस ऐसे हैं जिनकी पुष्टि पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई है। एक हफ्ते में 752। 1000 से ज़्यादा टोटल केसेस पिछले एक हफ्ते के दौरान 752 केसेस। वहीं कोविड की वजह से देश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 की मौत हो चुकी है। केसेस जो हैं महाराष्ट्र में 4 हैं, केरल में 2 हैं, कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोविड से मौत हो चुकी है। देखिए, देश में कोविड के सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस केरल में हैं। केरल में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 430 है। 430 टोटल ऑल ओवर इंडिया जो है वो 1009 है। 1009। अच्छा, सारे मैप के जरिए भी आप समझ पाएंगे कहाँ कहाँ कितने कितने केसेस हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 1009 के आसपास हैं और कोविड के एक्टिव केसेस सबसे ज़्यादा केरल में है 430। आप देख पा रहे होंगे 430। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 209। महाराष्ट्र में 209। दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर अंदर हालांकि 99 केसेस आ गए नए। एक हफ्ते में 99 केसेस। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 104 पहुंच गई है। इसके अलावा ये दिल्ली की बात करिए, गुजरात में 83 हैं, मैप में देखिए, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47, यूपी की बात करें तो 15 हैं अभी, राजस्थान में 13, बंगाल में 12, पुडुचेरी में 9, हरियाणा में 9, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश एमपी में 2, छत्तीसगढ़ गोवा तेलंगाना में 1-1 एक्टिव केस है। कुल मिलाकर ये खबर अलार्मिंग इसलिए हमको लगा आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या आज 1000 को पार कर गई है कोविड की। माना जा रहा है कि भारत में कोविड के बढ़ते केस 2 नए वेरिएंट्स की वजह से हैं। 2 नए वेरिएंट्स, इनके जो नाम हैं NB.1.A.1 और LF.7। WHO ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी वाले वेरिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। अभी मॉनिटर किया जा रहा है इन्हें। अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं बांटा गया। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता वाली बात, या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में अभी नहीं बांटा गया है। अभी मॉनिटरिंग स्टेज है। इसलिए फिलहाल कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सावधानी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आज देश में एक्टिव केस की संख्या 1000 को पार कर गई है, इसलिए हर किसी को सतर्क रहना जरूरी है। देखिए, डॉक्टर्स का भी साफ कहना है कि कोविड को लेकर देश में सावधानियां जो लोग पहले बरतते थे, मास्क पहनना, क्लेनलीनेस, हाइजीन, हाथों को धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, उनका पालन करना न्यू नॉर्मल ही है। वैसे तो कोविड के बाद कहा जाता है जैसे न्यू नॉर्मल, अब तो वैसे जीने की आदत डालनी होगी। हाइजीन, साफ सफाई, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना, मास्क पहनना। डॉक्टर्स का भी ये कहना है साहब कि कोविड के जो नए मामले आ रहे हैं वो ज़्यादातर केस माइल्ड हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सुनिए, ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो इसलिए हमको उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे घर में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं,